ग्राफ क्या है? ग्राफ इज अ लाइन स्ट्रेट और कर्व विच शोज द वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी विच आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर, जो कि एक दूसरे से कैसी हैं? इंटर रिलेटेड हैं। तो अगर हम ऐसी दो कंडीशन, मतलब अगर अपन ग्राफ बना रहे हैं एक्स और वाई के बीच में ग्राफ बनाएंगे ना, तो जब एक्स और वाई के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे वाई की वैल्यू चेंज होगी। ये कंडीशन होगी। अब एक्स की वैल्यू हमने रखी इंडिपेंडेंटली, तो एक्स कौन सा वेरिएबल हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और y कौन सा हो गया? डिपेंडेंट, क्योंकि वो x पर डिपेंड कर रहा है। तो x की वैल्यू जो है वो कौन सी है? फिर से कल जैसा दिख रहा है, तो इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये कौन सा हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। और हम बेटा क्या बोलते हैं कि जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है, तो उसको हम उसका फंक्शन बोलते हैं। नाउ y इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ x। अब जब एक फंक्शन दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, तो आप इनके बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इनके बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो जरा, यहां पर हमने देखा जब x की वैल्यू हमने 0 रखी, जब हमने x की वैल्यू कितनी रखी थी? 0, तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी थी? 1। तो हमेशा याद रखिए बेटा कि ग्राफ शुरू कहां से होगा ये हमें देखना है। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू अगर 0 होती है तो ग्राफ शुरू कहां से होता है ये ध्यान रखना, और खत्म कहां तक हो सकता है ये ध्यान रखना। तो ये y है और ये x है, तो x की वैल्यू जब 0 है, x की वैल्यू यहां 0 है, तो उस समय y की वैल्यू कितनी है? 1। ग्राफ कहां से शुरू होगा? 1 से। ये ठीक है। जब x की वैल्यू हमने कितनी रखी? 1। जब x की वैल्यू हमने रखी बेटा 1, तो y की वैल्यू उस समय कितनी थी? 3। मतलब ये सीधा ये 1 था, फिर 2 हो गया और सीधा कहां पहुंच गया? 3 पे पहुंच गया। ये क्लियर हुआ? कहां पहुंच गया? 3 पर पहुंच गया। अब अगली वैल्यू हमने कितनी रखी? 2, तो ये सीधी कहां पहुंच रही है? 9। तो 3 4 5 6 7 8 9। मतलब एक प्रकार से ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा ना, अगर अपन इसको थोड़ा सा रफ ग्राफ बनाए तो ऐसा कुछ जा रहा है ना, बिल्कुल ऊपर की तरफ। ये कोई एक स्ट्रेट लाइन कर्व तो नहीं है। और अगर आप इनफाइनाइट लेके जाओगे तो इसकी वैल्यू भी इंफिनिटी तक पहुंच जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो कहीं ना कहीं किसी भी कंडीशन में ये ग्राफ बनाया जा सकता है। तो हम क्या बोलते हैं कि जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व भी हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व ग्राफ भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता कि y की वैल्यू जो है वो होती केवल 2 या 3, ऐसा भी हो सकता था कि y की वैल्यू हो सकता है 2 ही होती, या फिर हो सकता है उसकी वैल्यू कितनी होती? 3 होती। तो y कैसा है? यहाँ पर 2 क्या है? एक नंबर है, और नंबर कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब आप y की वैल्यू यहाँ पर x तो है ही नहीं। जब x है ही नहीं तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे भी तो x पर डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब y इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट वैल्यू मतलब x यहाँ पर नहीं है, तो ये कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट। तो आप कितनी है x की वैल्यू आगे बढ़ा तो ये कैसा रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब ये कैसा रहेगा? पैरेलल टू x एक्सिस यहाँ पर ये ग्राफ चलेगा। अगर यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू आ जाए बेटा, कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, तो आप लोग सबसे पहले तो हेडिंग लिख लीजिए ग्राफ। ग्राफ में डेफिनेशन, चाहो तो इसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं। लिखिए जरा जल्दी। तो जो सबसे पहला जो हम ग्राफ देख रहे हैं वो है कंडीशन बेटा व्हेन y इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था। कांस्टेंट है, कांस्टेंट मींस कोई भी नंबर है, c की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है वैल्यू, तो ये कांस्टेंट है। तो हम इसके लिए जब भी ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ की वैल्यू जो होगी x और y के बीच में अगर ग्राफ बनेगा तो उस कंडीशन में जो भी कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना उसका मैग्नीट्यूड रख के कैसा ग्राफ प्लॉट कर देंगे बेटा? अपन लोग एक स्ट्रेट लाइन कर्व बना देंगे। ठीक है, इस तरह की कंडीशन होगी। चलिए ठीक। दूसरा हम देखते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी कहने से मतलब ये है, अगर हमने लिखा y इज प्रोपोर्शनल टू x, क्या लिखा हमने यहां पर? y इज प्रोपोर्शनल टू x। तो अगर y की वैल्यू जो है
वो प्रोपोर्शनल है x के, तो x की प्रोपोर्शनलिटी से क्या मतलब होता है? कई बार बच्चे इसको गलत भी समझते हैं। लोगों का मानना रहता है कि x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2। ऐसा नहीं। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है कि अगर एक वैल्यू जिस रेट से बढ़ रही है उसी रेट से दूसरी वैल्यू भी अगर बढ़ती है, जैसे आप लोगों को ध्यान हो v प्रोपोर्शनल टू i होता था, क्या था ये लॉ, ओम्स लॉ, आप लोगों ने पढ़ा था पिछले साल। तो जब v प्रोपोर्शनल है किसके, i के, तो जब v प्रोपोर्शनल i के है तो कितना हो जाता था, v इज इक्वल टू आई आर। आर अपन कांस्टेंट मान लेते थे। तो जब भी हम क्या करते थे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते थे तो क्या लिख देते थे, एक कांस्टेंट लिख देते थे, यही होता था। और अगर आप कांस्टेंट हटाओगे तो क्या लगाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी। अब इसमें अगर हमने लिखा कि v और i है, तो अगर v की वैल्यू अगर आपने यहाँ लिखी, हो सकता है 1 वोल्ट हो v की वैल्यू, तो उस समय पर करंट हो सकता है 0.25 एम्पियर ही आया हो। दिखाई दे रहा है यहाँ पे? अगर v की वैल्यू 1 वोल्ट हो तो करंट हो सकता है 0.25 एम्पियर ही आया हो, लेकिन v की वैल्यू हो सकता है 2 वोल्ट हो, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाए, 0.5 एम्पियर हो जाए। या फिर v की वैल्यू हो जाए, हो सकता है v की वैल्यू 3 वोल्ट आए, तो ये हो सकता है 0.75 एम्पियर हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है, हर एक वोल्ट के लिए 0.25 बढ़ती जा रही है वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। क्लियर? प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ऐसा नहीं कि इक्वल इंक्रीज। अगर इक्वल इंक्रीज होता है तो ग्राफ 45 डिग्री पे बीच में बन सकता है, दोनों की वैल्यू अगर सेम बन रही है तो। लेकिन अगर इक्वल इंक्रीज नहीं है तो भी प्रोपोर्शनलिटी कहला सकती है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब कुछ और है। तो क्या कंडीशन बन रही है बेटा, अगर हमने लिखा इफ y इज प्रोपोर्शनल टू x, क्लियर। अब अगर आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आना है। हमने मान लो कांस्टेंट लिख दिया m, जरूरी नहीं कांस्टेंट c हो, कांस्टेंट k हो, हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। हमने बोला कांस्टेंट क्या है, m है। तो अगर ये कंडीशन आपके पास बनती है तो इसका अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो आप समझिएगा, ठीक है ना। कि इसका अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो वो ग्राफ कैसा होगा वो हम देखते हैं। हम इससे रिलेटेड एक इक्वेशन बना लेते हैं। एक फॉर एग्जांपल हमने लिखा, एग्जांपल हमने इसका मान लिया कि y की वैल्यू जो है वो 2x के बराबर है। y की वैल्यू कितनी है, 2x के इक्वल है। तो यहां हम इसको लिखना है, y की वैल्यू कितनी है, एग्जांपल में हमने लिख दिया कि y की वैल्यू कितनी है, 2x है। तो फिर अगर अपन इसके लिए अगर एक कंडीशन बनाए, आप खुद देखिए कि जब x और y की वैल्यू अगर हम चेंज करें तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होगी ना। x की वैल्यू अगर अपन 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 होगी। तो ये पक्का हो गया। सबसे पहले तो अपन को देखना ग्राफ शुरू कहां से हो रहा है। तो ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है। x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू भी कितनी थी, 0 थी। तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू भी 0 थी, तो ग्राफ कहां से शुरू हुआ, 0 से शुरू हुआ। अब जब हमने x की वैल्यू रखी कितनी, 1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो बेटा 2। x की वैल्यू जैसे हमने 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2। जब x की वैल्यू हमने कितनी रखी, 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। जब x की वैल्यू हमने रखी कितनी, 3, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अच्छा यहाँ पर देखो 0 1 2 3 इस तरह से बढ़ रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर y की वैल्यू भी क्या हो रही है, कितनी कितनी बढ़ रही है, 2 बढ़ रही है। फॉर एवरी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x, for every one value increase in the for every one magnitude increase in the value of x, there is an increase of 2 magnitude in the value of y। तो दो बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनलिटी है, डेफिनेटली ग्राफ 0 से शुरू होगा। लेकिन क्योंकि तो जैसे जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर शुरुआत होगी कितनी, 1 से, तो उस समय इसकी वैल्यू कितनी थी, 2 थी। फिर जब इसकी वैल्यू कितनी हुई 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई सीधे 4। तो ग्राफ जो चलेगा ना वो चलेगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कांस्टेंट इंक्रीज है, हर बार कांस्टेंट इंक्रीज है। भले ही y एक्सिस की तरफ थोड़ा सा झुक होगा लेकिन बनेगा कैसा, एक स्ट्रेट लाइन। और कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से। अगर इसी वैल्यू को आप माइनस में ले जाओगे तो ये वाला ग्राफ ऐसा भी चला जाएगा, होगा कि नहीं, ऐसे ही होगा ना। अगर इस वैल्यू को आप माइनस में ले जाओगे, क्योंकि x की वैल्यू 0 के बाद -1 रखोगे तो -2 हो जाएगा, -2 रखोगे तो -4 हो जाएगा। तो ये ग्राफ कहाँ चला जाएगा, पीछे भी चला जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, लिखिए जरा।
तो हमें जो इक्वेशन दी है वो क्या दी है, इक्वेशन थर्ड कंडीशन में y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब जब mx प्लस c दिया है तो बेटा आप इसमें एग्जांपल कंसीडर क्या कर सकते हो कि y की वैल्यू कितनी हो गई। अच्छा कोई पता है ये काय की इक्वेशन है, ये इक्वेशन है किसकी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ध्यान दीजिएगा गाइस किसकी इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। किसकी इक्वेशन है ये, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो अब अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखते हैं तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 भी लिख सकते हैं इसको अपन। अब इस इक्वेशन को अगर आप 2x प्लस 3 लिखते हो बेटा, y की वैल्यू कितनी लिखते हो, 2x प्लस 3 लिखते हो, तो जो 2x प्लस 3 अगर अपन इसमें लिख रहे हैं और इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 2x प्लस 3 के लिए इक्वेशन हम बना रहे हैं, ठीक है। और 2x प्लस 3 में जब अपन इक्वेशन बनाते हैं तो क्या कंडीशन बन जाती है, देखो जरा, हम इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं और इस बॉक्स में फिर अपन देखते हैं कि इसकी वैल्यू इस बार माइनस और प्लस दोनों में लेके चलेंगे, ठीक है। ये हो गई x, ये हो गया y, दिखाई दे रहा है सभी को। तो x और y की वैल्यू हमने यहाँ पर इसमें एक सबसे पहले सेंटर वाला पॉइंट बनाया जिसको हमने लिखा 0, और फिर लिखते हैं 0 की वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा, जरा देखो जरा, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है। फिर जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। जब x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। अब इसी जगह पर x की वैल्यू -1 रख दो, x की वैल्यू कितनी रख सकते हैं अपन, -1 रख दें, कितना होगा बेटा वैल्यू, x की वैल्यू -1 अगर आपने रखी तो ये वैल्यू हो गई कितनी, 1, क्योंकि -2 हो गया। जब x की वैल्यू आपने रखी कितनी, -2, तो जब आपने x की वैल्यू यहां पर -2 रखी तो कितनी हो गई ये वैल्यू, -1, ऐसे ही हुआ। ये हो गया -4 प्लस 3, और इसके बाद आप x की वैल्यू और भी चेंज कर सकते हो। अच्छा अब अगर अपन देखें ग्राफ शुरू कहां से हो रहा है वो समझ लो बेटा। ग्राफ शुरू कैसा हो रहा है, ग्राफ शुरू हो रहा है जब हम x की वैल्यू यहां पर रखते हैं तो 0 रखते हैं। जब x की वैल्यू 0 रखी थी तब y की वैल्यू कितनी थी, 3, y की वैल्यू कितनी है, 3 है। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी है, 3 है। और x की वैल्यू जब हमने रखी है 1 तो y की वैल्यू 5 है। बराबर बराबर तो इंक्रीज नहीं हो रहा है यहाँ पे, पहले कितना था, 2 3 था, 3 से फिर 2 बढ़ा तो 5 हो गया, 5 से फिर 2 बढ़ा तो 7 हो गया, 7 से फिर 2 बढ़ेगा तो 9 हो जाएगा। तो कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है ना, कैसा इंक्रीज हो रहा है, एक कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। तो जब कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है तो ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। अब जब हम बोल रहे हैं कि इक्वेशन ही स्ट्रेट लाइन की है, जब इक्वेशन ही किसकी है, स्ट्रेट लाइन की है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा तो आप चाहो तो यहां से लेके यहां तक बना दो, आप यहां से लेके यहां तक भी बना सकते हो। अच्छा अब इसमें अगर हम आपको थोड़ी देर पहले जो अपन ने एक ग्राफ बनाया था ना, उसको आप थोड़ा सा देखना जरा कैसा बनाया था हमने। उसको हमने जब बनाया था तो वो ऐसा बनाया था। अच्छा अब आप ये बताओ, ये वैल्यू, ये y एक्सिस है ना और ये x एक्सिस है। मान लो अगर हमने बोला कि ये यहां से लेके यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस x1 थी, तो ये कितनी होगी, y1। अगर ये x2 है तो ये कितना होगा, y2। और अगर हम इसको आगे बढ़ा दें, इसी लाइन को, y1 वाली लाइन को आगे बढ़ा दें और इसको बोल दें कि ये एंगल है थीटा, तो अगर आप इसको चाहो तो x2 माइनस x1 कितना बोल सकते हो, डेल्टा x। ये ठीक है, x2 माइनस x1 को हम कितना बोल सकते हैं, डेल्टा x। तो इधर से लेके y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, डेल्टा y। और अगर हम आपसे बोलें कि इसका टेन थीटा निकालो तो आप क्या बोलोगे कि टेन थीटा की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी, बोलो जरा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यही होगी ना टेन थीटा की वैल्यू। तो ध्यान रखो बेटा, अगर इस केस में ये वाला एंगल 90 से कम है तो इसको बोलते हैं, इस टेन थीटा को बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, आगे ये सब चीजें बहुत काम में आनी है, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। और ये कैसी स्लोप है, टेन थीटा से अगर बेटा ये थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। कैसी स्लोप बोलते हैं, पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि 90 डिग्री तक टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है।
और 90 के बाद ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में अभी ये tan थीटा की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में अगर हम आपसे पूछें कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ तो कैसा है, स्ट्रेट लाइन, और इसकी स्लोप कैसी है, तो आप बोलोगे स्लोप कैसी है भैया, पॉजिटिव स्लोप है। अभी नेगेटिव स्लोप भी हम देखते हैं। अब इसमें कंडीशंस देखेंगे। अच्छा, ये ध्यान रखना बेटा, अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो कहीं पर भी ऐसी इक्वेशन अगर बनेगी तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। कहीं पर भी ऐसी इक्वेशन अगर बनेगी तो ग्राफ हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसी इक्वेशन आपने एक और देखी है। एग्जाम्पल आप देखो जरा, हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू u प्लस 80। अब ये इक्वेशन कब यूज होती थी, जब एक्सेलरेशन क्या होता था, कांस्टेंट होता था। ये इक्वेशन तभी यूज होती थी ना जब एक्सेलरेशन कैसा होता था, कांस्टेंट होता था। तो a कांस्टेंट है, a कैसा है, यहां पर a कांस्टेंट है, t क्या है, वेरिएबल है, u भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, u कांस्टेंट है। तो ऊपर वाली इक्वेशन या इसके जैसी इक्वेशन नहीं दिख रही है कि 2 कांस्टेंट है, t वेरिएबल है, 3 इसको इस तरफ ले जाओ और y की जगह कितना आ जाएगा, v। अगर हम आपसे बोलेंगे कि v और u के बीच में ग्राफ प्लॉट करो, तो याद करो अपन लोग v और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करो, तो अपन लोग इस तरह का ग्राफ बनाते थे 9th क्लास में। पास होना सब लोग, ऐसे ही होता था ना। तो यहां पर इनिशियल क्या बोलते थे, u। तो यहां पर u क्या है, इसका इंटरसेप्ट है। स्लोप कैसी है, पॉजिटिव कंडीशन है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। बनाओ जरा जल्दी। अब इस वाले केस में वैसे तो हमें देखो हर बार ये बॉक्स नहीं बना सकते, अपन को अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक। अब अगर आपसे हम बोले सबसे पहले तो आप ग्राफ शुरू करना, देखो इक्वेशन आपको पता पड़ गई, काय की है, स्ट्रेट लाइन की है। कैसे पता, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू अगर पावर 1 है, x की पावर 1, y की पावर 1, तो उस कंडीशन में हम कैसा बोलेंगे कि ग्राफ कैसा बनेगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव स्लोप इसमें आना चाहिए। तो क्या कंडीशन बन रही है, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5 के लिए अगर हमने यहां पर लिखा बेटा कि x की वैल्यू 0 थी, तो उस कंडीशन में y की वैल्यू 5 थी, मतलब ग्राफ कहां से शुरू होगा, 5 से। फिर x की वैल्यू अगर हमने 1 रखी है तो y की वैल्यू कितनी है, 3 होगी, क्योंकि -2 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो 3 2 6, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू अगर हमने 3 रखी, तो x की वैल्यू 3 रखी तो कितना आ जाएगा, 3, गलत कर दिया क्या, यहां पर हो जाएगी x की वैल्यू x की वैल्यू 2 रखोगे तो -4, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, +1 आएगी। और x की वैल्यू अगर आप 3 रखोगे तो -6 प्लस, तो ये कितना जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो इसको ऐसा भी ले जा सकते हैं, इस तरफ ले जाने की जरूरत नहीं, और वो पीछे में ऐसा जाएगा। तो शुरुआत कहां से हो रही है, +5 से, और +5 से कितने पर आ रहा है, 3 पर, फिर 2 पर। तो मतलब कुल मिला के ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है ना। ग्राफ कैसा जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। अब अगर हम आपसे बोलेंगे, इस तरफ भी ले जा सकते हो, इधर भी ले जा सकते हो। अब अगर आपसे बोला जाए तो ये एंगल, ये वाला जो एंगल है वो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है। तो स्लोप कैसी होगी, बोलो जरा, स्लोप होगी नेगेटिव, स्लोप हो गई यहां पर कैसी, नेगेटिव। और इंटरसेप्ट कैसा है, ये c है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ठीक है, स्लोप नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। ऐसी बहुत सारी कंडीशन और भी आप बना सकते होगे, है ना। एक और जल्दी से लिख लो बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। इसके लिए अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो क्या हो सकता है, ऐसी कंडीशन। अब अगर हम इसमें ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ तो फिर भी स्ट्रेट लाइन ही जाना है ना,
क्योंकि सभी x की पावर 1 y की पावर 1 दोनों ही वैल्यू 1 है। अब x की डायरेक्ट बना रहा है, x की वैल्यू अगर हमने 0 रखी, x की वैल्यू कितनी रखी 0 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बोलो -5। ठीक है, अब जब x की वैल्यू अपन बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू कम होने लगेगी। तो x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जैसे x की वैल्यू हमने रखी 1 तो y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2 रखोगे तो -1। तो ये ग्राफ अभी जो वैसा गया था, अब ये ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा, ऐसे ही होगा। और अगर x और y एक्सिस के बीच में अगर ये कंडीशन हम बनाते हैं तो अब इस केस में आप देखोगे कि ये जो स्लोप है ये कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है। स्लोप कैसा कहलाएगा, पॉजिटिव स्लोप कहलाएगा, लेकिन इंटरसेप्ट इस बार कैसा है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा, इसमें स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं वो है सिमेट्रिक पैराबोला। ठीक है, तो किस टाइप के सिमेट्रिक पैराबोलास बनते होंगे वो हम लिखते हैं यहां पे। ठीक, अगर हमने लिखा फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर y प्रोपोर्शनल टू लिखा x स्क्वायर, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। अब इस कंडीशन में जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो, k m c जो भी चाहो आप लिख लो, तो kx स्क्वायर ही हो जाएगा। अब इसमें हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो एक एग्जांपल अपन कंसीडर करते हैं, सिंपल सा एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे और सिमेट्रिक पैराबोला क्यों बोलते हैं वो भी समझेंगे। क्या मतलब सिमेट्रिक पैराबोला का, हमने लिखा इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक, अब y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अगर अपन लिखते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पर बेटा, हमने लिखा एक वैल्यू x की है और एक वैल्यू किसकी है, y के लिए है। तो एक वैल्यू x और एक वैल्यू y दोनों तरफ के लिए बनाएंगे। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी है 0। जब x की वैल्यू हमने रखी 1 तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2, x की वैल्यू रखी 2, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू रखी कितनी 3, मींस 3 का स्क्वायर 9 to 18। अब इसी तरह से अगर आपने x की वैल्यू, ध्यान रखिएगा x की वैल्यू रखी -1 तो -1 का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो अभी कितना आएगा +2। और x की वैल्यू अगर आप रखोगे कितनी -2 तो -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4, फिर से कितनी आएगी 8। और x की वैल्यू -3 भी रखोगे तो अभी कितना आएगा 18। तो अगर आप इस कंडीशन में इसका ग्राफ बनाते हो तो x की वैल्यू 1 2 3 पर y की वैल्यू कैसे पहुंचती है 2 8 18, फिर इसी तरह से 2 8 18, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता है। ये पैराबोला है, क्या है ये, एक कर्व है, उसको हम क्या बोलते हैं पैराबोला बोलते हैं। और क्योंकि ये जो पॉइंट है वो ऐसा का ऐसा दूसरी तरफ भी जाता है, बिल्कुल सिमिलर दोनों साइड दिखता है, तो इस कंडीशन में इसको हम क्या बोल देते हैं, इट इज अ सिमेट्रिक पैराबोला। कैसा पैराबोला होगा, सिमेट्रिक पैराबोला होगा। बताइए इसको, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इट इज द सिमेट्रिक पैराबोला। सिमेट्रिक पैराबोला अबाउट y एक्सिस, ये y एक्सिस पर एक सिमेट्रिक पैराबोला है। अब इसी में हम दूसरे टाइप का दूसरी एक कंडीशन अपन पढ़ते हैं। हो सकता था कि जो ग्राफ होता वो ऐसा, या कंडीशन दी होती वो सेकंड कंडीशन ऐसी नहीं हो सकती थी, और भी कई कंडीशन बन सकती हैं। वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स, कैसा दिया होता है इस बार, वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स, और हम जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो यहां पर कांस्टेंट ऐसा आ सकता है। ठीक, अब मान लो के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, तो इस बार जो ग्राफ बनना है वो कैसा बनना है, क्योंकि इस बार जो है वो वाई और एक्स एक्सिस, तो हमें कोई ना कोई एक वेरिएबल तो कांस्टेंट रख के चलाना पड़ेगा। तो इस बार आप चाहो तो y की वैल्यू को 1 2 3 4 रख सकते हो, तो उससे x की वैल्यू अफेक्टेड होगी। ठीक है ना, जैसे अगर हमने रखा इस बार इस केस में k की वैल्यू, चलो अपन कांस्टेंट k की वैल्यू 1 मान लेते हैं,
तो अगर आपने y की वैल्यू चेंज करोगे तो x की वैल्यू चेंज होगी। अगर आपने k की वैल्यू को सपोज k इज इक्वल टू 1 कंसिडर किया, तो जैसे जैसे अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू चेंज करो, y की वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू भी 0 होगी। अब अगर y की वैल्यू आपने रखी 1 तो x की वैल्यू डेफिनेटली 1 है, लेकिन y की वैल्यू अगर आपने रखी 2 तो x की वैल्यू, y की वैल्यू आपने रखी 2 तो x की वैल्यू 4 हो गई, और y की वैल्यू आपने 3 रखी तो x की वैल्यू 9 हो जाएगी। यही होगा ना। अब इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जब आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे, मींस -1 रखोगे y को, तो अभी वो प्लस में ही आएगा। -2 रखोगे तो अभी वो प्लस में 4 आएगा, और -3 रखोगे तो अभी कितना आएगा, 9 आएगा। तो इस बार क्या हो रहा है, x की वैल्यू, जैसे अगर अपन y की वैल्यू 1 2 3 4, यहां से y की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से रखोगे, तो x की वैल्यू अब रैपिडली बढ़ेगी। तो इस बार ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा। और x की वैल्यू इस तरफ बढ़ाओगे तो भी, तो इस बार ये भी कैसा है, ये भी पैराबोला ही है, लेकिन ये जो पैराबोला है वो कहां पर है, x एक्सिस के अबाउट है। तो ये x y और दोनों साइड से एक जैसा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ठीक है ना, इसको हम कैसा बोलेंगे कि ये राइट साइड पे जो पैराबोला बना है ये कैसा है, ये भी सिमेट्रिक पैराबोला है। सिमेट्रिक पैराबोला है अबाउट x एक्सिस, अबाउट x एक्सिस इट इज सिमेट्रिक। अब इसमें हो सकता था कोई वैल्यू माइनस में होती, कोई वैल्यू प्लस, तो अलग अलग कंडीशन इस तरफ हो सकता था, इस तरफ हो सकता है। इसका असिमेट्रिक, असिमेट्रिक पैराबोला, कैसा पैराबोला, असिमेट्रिक पैराबोला। अगर कंडीशन ऐसी बन रही थी बेटा जिसमें हम कहते थे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा था, तो ठीक है, वो पैराबोला की, सिमेट्रिक पैराबोला की इक्वेशन हो गई। लेकिन अगर असिमेट्रिक पैराबोला की इक्वेशन हम लिखें तो ये हो सकती है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिए कितनी होती है असिमेट्रिक पैराबोला की इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर के लिए अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ध्यान रखिए, एक तो इससे मिलती जुलती इक्वेशन जो अपन ने 9th क्लास में पढ़ी है, वो इक्वेशन ऑफ मोशन में आप लोगों को ध्यान आती होगी, वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी इक्वेशन का एग्जाम्पल है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ठीक है, अब अगर आप इसके लिए ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो जो ग्राफ होगा ना वो कुछ ऐसा जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप t की वैल्यू बढ़ाते जाओगे दोनों में ऐड होती जाएंगी और ये प्लस होते ही जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये प्लस होता जाएगा वैसे वैसे कंडीशन बनेगी। अब अगर आप इसको माइनस में लेके जाओगे तो एक वैल्यू माइनस में आएगी और एक स्क्वायर माइनस में आएगी, इसलिए कभी भी दूसरे साइड बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ग्राफ नहीं आता, इसलिए इसको हम कैसा बोलते हैं, असिमेट्रिक पैराबोला बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये कौन सी इक्वेशन है, असिमेट्रिक पैराबोला, इसको भी बना लीजिए।